भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, उसको ऐतिहासिक सफलता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और वहां एनडीए के सभी नेताओं की अगुवाई में प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज झांसी की धरती से, बुंदेलखंड की धरती से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से 20 साल तक वहां हमारी सरकार थी और फिर से 5 साल के लिए चुनी गई है, उसी प्रकार से 2027 में 2017 की विजय को दोहराते हुए तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जब यहां पर हम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आए हैं, तो आज के दिन उनको नमन करने के साथ हम जो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, उस वंदे मातरम के गायन की शुरुआत भी 150 साल पहले हुई थी। और उस 150 साल पहले जब वंदे मातरम का गान होता था, तो केवल वंदे मातरम का गान नहीं, भारत माँ की वंदना नहीं, माँ सरस्वती की केवल वंदना नहीं, माँ काली की ही केवल वंदना नहीं, वह एक संकल्प था, एक महामंत्र था, जिस महामंत्र का जाप करते हुए जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा और देश से जिस धरा पे बुंदेलखंड में है, ये रानी लक्ष्मीबाई की धरा है, जहां पर मैं आया हूं, यह मैथिली शरण गुप्त जी जिनकी रचनाएं आज अजर और अमर है, उनकी धरती है। मैं आज यहां से ये कह सकता हूं, जब 150 साल वंदे मातरम मंत्र का गायन की शुरुआत की, रचना की शुरुआत किए हुए और उस मंत्र का जाप करते हुए अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, तो इस देश से इस मंत्र का जाप करते हुए भ्रष्टाचार को भी खदेड़ देंगे, जंगल राज को भी खदेड़ देंगे, आतंकवाद को भी खदेड़ देंगे, तुष्टीकरण को भी खदेड़ देंगे, परिवारवाद और जातिवाद को भी खदेड़ देंगे। अपराध के लिए कोई आसान नहीं होगा। यह भी 150 वर्ष के इस अवसर पर हम सबको मिलकर के संकल्प लेना है। सरदार पटेल जी अगर नहीं होते तो मेरे साथियों, आप सब जानते हैं क्या होता। अगर वो नहीं होते तो इसी भारत देश के अंदर 565 अलग देश बन गए होते, और वहां अगर आपको जाना होता तो वीजा लेना पड़ता। लेकिन धन्य है सरदार पटेल जी, जिन्होंने देश की 565 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके देश के अंदर अलग अलग पाकिस्तान बनने से बचा लिया और हमारे देश को उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाया जिसकी हमें जरूरत थी। आज उनको नमन करते हैं, उस नमन के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है मेरे भाई बहनों, कि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो शायद हम अपने पुरखों के साथ, पूर्वजों के साथ न्याय नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और आप सबके साथ शेयर करना चाहता, आजकल कांग्रेस का एक नेता श्री राहुल गांधी लगातार जब चुनाव में हार जाते थे, पहले ईवीएम को दोष देते थे, आजकल वो वोट चोरी करने की बात करते हैं। आज मैं बुंदेलखंड की धरती से, बबीना की धरती से इन वोट चोरों की पोल खोलना चाहता हूं। अरे वोट चोरी तो सरदार पटेल जी को 15 में से 14 वोट अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला था, लेकिन तुमने वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए इस देश के अंदर समस्याएं जो बची हुई है वह नेहरू जी के कारण बची हुई है। वोट चोरी तो आजादी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने से पहले आपने शुरू किया। एक और वोट चोरी की पोल खोलना चाहता हूं कांग्रेसियों की। श्रीमती इंदिरा गांधी इसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। श्री राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और वह चुनाव जीत गए। उनके चुनाव में जीतने के बाद भी
श्रीमती इंदिरा गांधी को विजयी घोषित किया गया था, और जब विजयी घोषित किया गया तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने जब जांच किया तो श्रीराज नारायण जी को विजयी माना और चुनाव रद्द कर दिया। और जब चुनाव रद्द कर दिया तो इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। मेरे भाई बहनों, आप सबको सजग और सावधान रहना चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गरीब के जीवन में खुशहाली आ रही है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का रोड मैप इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आने वाले समय में भारत विश्व की सभी क्षेत्रों में महाशक्ति के रूप में उभरने जा रहा है। हमारी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का काम करेंगे। इसलिए भारत की संसद में उन्होंने कानून बनाया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और उस कानून के आधार पर अब देश की लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि गरीब माँ बाप के बेटे हैं, जो गरीबी की दर्द को जानता है वही गरीबों का दर्द दूर कर सकता है। उन्होंने कहा हम देश के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे, और बुंदेलखंड में बहुत योग्य ढंग से वो काम आगे बढ़ रहा। मैं आज ऐलान करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। अभी हमारे समूह के साथ 1 करोड़ दीदियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको 3 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे और महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व उत्तर प्रदेश करे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। अभी हमारे प्रदेश के अंदर सर्वे हुआ है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने का घर अभी भी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है हम लोगों को कि हम उत्तर प्रदेश को एक भी कच्चा घर, एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा बनाएंगे। जिनको दे चुके हैं उनको बधाई, और जिनको नहीं मिला है उनको देने की तैयारी है। मैं आप सबको इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं। हम जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि अगर हमारे देश के अंदर कोई गरीब है तो गरीबी में ही जीवन जीता रहे। उनके लिए अनेक योजनाएं आई हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा। आगे और बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहाँ पर जब सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन है, ऐसे समय में ये भी कहना चाहता हूं, ये विरोधी दल के लोग बहुत बौखला गए। बिहार में चुनाव चल रहा था मेरे भाई बहन, बिहार के चुनाव के बीच में एक कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी एक तालाब में कूद गए। देखा था कि नहीं आप लोगों ने देखा था? अब तालाब में कूदने के बाद, डुबकी लगाने के बाद उनको पता नहीं क्या लगा। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था और वो दिल्ली पहुंच गए पत्रकार साथियों से मिलने के लिए। कहे हरियाणा में जो 1 साल पहले चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई है। अरे श्री राहुल गांधी जी, आज मैं ये कह सकता हूं इस मंच से कि तुम चाहे तालाब में कूदो, चाहे नदी में कूदो, चाहे समुद्र में कूदो, कूदने से जनता तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित होने वाली नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक और क्षेत्र पुलिस के पदाधिकारी यहाँ बैठे, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं। दिन रात मेहनत कौन करता है बताइए? समाजवादी पार्टी वाले करते हैं कि कांग्रेस वाले करते हैं? बताओ, कोई करता है क्या? दोनों हाथ लगा, कोई करता है क्या? जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा। और ये सपा वाले और कांग्रेस वाले सोचते हैं कि चुनाव ये जीत जाए। क्या जीत जाएंगे? क्या जीतने दोगे क्या? मैं आप सब लोगों से आज यहाँ निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई बहन, ये भ्रष्टाचारी लोग, इनका भ्रष्टाचार करने का काम
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोक दिया है। इनका फार्मूला था, दिल्ली और लखनऊ से 1 रुपया भेजते थे, जिसके लिए भेजते तो उसके पास 15 पैसा पहुंचता था, 85 पैसा ये बेईमान खा जाते थे, दलाल इनके लूट लेते थे। लेकिन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, चाहे दिल्ली से भेजा जाए चाहे लखनऊ से भेजा जाए, जितना पैसा भेजा जाता है सीधे खाते में भेजा जाता है। इनकी चोरी बंद कर दिया, इसलिए ये बौखलाए हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उससे पाई पाई वसूल करके देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। इससे ये बौखलाए हुए। बताइए, इनको बौखलाना चाहिए कि नहीं बौखलाना चाहिए? जो हास्य बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का हुआ है, उससे भी बुरा हास्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहाँ पर एक कह करके जाऊंगा, मेरे भाई बहनों, ये 2025 तो हम लोग जीते हैं, 2026 में भी जहां चुनाव होंगे वहां भी हम लोग जीतेंगे, और 2027 में प्रचंड बहुमत से फिर एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सब तैयार रहिए मजबूती के साथ। ये विरोधी जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो मुद्दा विहीन लोग फर्जी मुद्दे लेकर के आते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस समय मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है। बताओ, जो मतदाता अब स्वर्गवासी हो गए हैं, क्या उनका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? क्या दोनों हाथ रख बताओ, रहना चाहिए क्या? जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पे है, केवल एक स्थान पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और जो कोई घुसपैठिया इनका सपा और कांग्रेस का वोट बैंक बन करके वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? और जो मेरे युवा जो इतनी बड़ी संख्या में है, जिनकी उम्र 18 साल की होने वाली है, कानून के हिसाब से 18 वर्ष की आयु होने पर मतदाता बन करके लोकतंत्र का निर्णय करने का उनके पास में अधिकार होता है, तो उनका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यही काम हो रहा है, लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ, लेकिन छाती इनकी फट रही है। जो घुसपैठिए इनके वोट बैंक थे, वोट बैंक बाहर हो रहा है। इनके जो वोटर थे 10-10 मतदान केंद्रों पर अपना नाम दर्ज करा लिए, बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे। आज वो लूट का रास्ता बंद हो रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए। मैं आप सब लोगों से लंबी बात नहीं करूंगा, यात्रा भी आपकी, आप सब से यही कहूंगा, 2027 के लिए तैयार हो जाइए। और 2027 ही क्यों, मैं तो कहूंगा 2047 तक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बने बगैर सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सबका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। मुझे एक दिन श्री अखिलेश यादव मिल गए, मैं भी बिहार चुनाव प्रचार में था, ये भी प्रचार में थे। मुझसे कहे लड्डू कब खिलाओगे? मैंने कहा 14 नवंबर को खिलाएंगे। मैं 14 नवंबर से इन्हें खोज रहा कि इनको लड्डू खिला दो बिहार जीत का, लेकिन मिल नहीं रहे। लेकिन अब इनको लगता है पूरा लड्डू 2027 में 1.25 कुंटल लड्डू भेजना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्रचार करने गए, इनका एक भी प्रत्याशी नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने कहा यार आपका तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है, श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में आपकी रिश्तेदारी है, एक भी टिकट अगर समाजवादी पार्टी को दे देते तो कुछ आपकी हैसियत बचती, लेकिन बेइज्जती कराने के लिए वहां पहुंच गए, और जहां जहां पहुंचे वहां कमल का फूल खिल गया, वहां के एनडीए के प्रत्याशी जीत गए। तो इनको यह समझ में आना चाहिए। इन्होंने कहा, वहां भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कुछ लोकसभा सीटें जीत लिए थे, और वो कहे कि हमने अवध जीता है, अब बिहार में मगध जीतेंगे।
मैंने कहा हम तो मगध जीत लिए और 2027 में अवध भी जीत लेंगे, बिहार जीत लिए और यूपी भी जीत लेंगे। श्री अखिलेश यादव जी, अभी आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए, अभी आपके लिए कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन अभी वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं अभी जो SIR हो रहा है वो गलत हो रहा है। अरे वो सही हो रहा है। मतदाताओं से पूछे, बिहार में SIR कोई मुद्दा नहीं था और राहुल गांधी वहां वोट चोरी का यात्रा निकालने के लिए गए, उनको कोई समर्थन नहीं मिला, उनके 6 विधायक रह गए, कभी उनकी वहां सरकार हुआ करती थी। तो मैं आप सबसे बहुत लंबी बात ना करके इतना निवेदन करूंगा, 2027 के लिए हो जाइए तैयार और 2047 तक विकसित भारत बनाने और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कोई कमी मत छोड़िएगा। हम आपको विश्वास दिलाते विकास की, जो आप सब रोशनी देख रहे हैं, जो भारत चमकता हुआ उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, चमकता हुआ भारत देख रहे हैं, आप विश्वास रखिएगा। अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी, अभी तो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आपसे अगर मैं एक लाइन में पूछूं, बताओ बुंदेलखंड का विकास मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनने के बाद हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ ना बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने कहा अभी ये झांकी, अभी शुरुआत है। जब मेरा ये नौजवान विकसित भारत देखेगा ना, विकसित उत्तर प्रदेश देखेगा, जो मेरे गरीब परिवार हैं वो अमीर हो जाएंगे जी, उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और ये राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुई और जाके पैर में फटी दवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। वो गरीब लोगों का दर्द नहीं जान सकता। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का दर्द जानते हैं, उसको दूर करने का उपाय कर रहे हैं। इसलिए चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे परिवारवाद हो, इन सब के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है। और राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल जी की जयंती का दिन है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त मनाया जाता है, जैसे 26 जनवरी मनाई जाती है, वैसे अब राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम जहां सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है, वहां भारत पर्व मनाया जा रहा है, वहां पर यह आयोजन हो रहा है। सजग सावधान रहिए, इन जो बेईमान है भ्रष्टाचारी, इनकी असलियत को जानिए। माननीय मोदी जी का जीवन देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। अब जब आप एकता यात्रा में एक कदम भारत चलता है, तो एक कदम चलने का मतलब 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। जब उत्तर प्रदेश में एकता यात्रा चलती है तो 25 करोड़ कदम ये यात्रा लगातार चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रा का समय हो गया, इसलिए कभी फिर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हम सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि जी के नेतृत्व में यात्रा के साथ चलेंगे।